Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 4, that is bioenergetics. As you all know that living things, they cannot grow on their own, or they also cannot reproduce, even they do not exhibit or possess any of the characteristics of life without a steady or constant supply of energy. So all the metabolic reactions, they involve energy transformation. जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस एट द सेम टाइम चल रहे हैं। और बायो एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम लोग इन्हीं एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायो एनर्जेटिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल बायोएनर्जेटिक प्रोसेसेस हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन आ रहे हैं उसको कवर करेंगे। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, दे ओबे और फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना कोई क्रिएट कर सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो सन की सोलर एनर्जी है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन उसकी यूटिलाइज करता है? जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स हैं, एल्जीज हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। सो दे कन्वर्ट दिस सन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है। लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स जो है वो सन की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हैं इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या केमिकल एनर्जी में बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में। Now coming towards the most important biological process inside the living organism, that is photosynthesis. Plants जो हैं वो photosynthetic हैं, ठीक है। They possess the pigment that is chlorophyll, chloroplast के अंदर होता है। उसी वजह से ये फूड मेकिंग का प्रोसेस उनमें पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक और टू प्रिपेयर। Plants, they prepare food, that is glucose, in the presence of sunlight. So chemically photosynthesis, it is a redox process. Reduction oxidation का process है ये, ठीक है। इसमें साथ साथ reduction भी हो रही है at the same time और साथ में oxidation भी हो रही है। How? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, these are the raw molecules जो कि चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की, और ये जो भी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी रिडक्शन होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज में इसकी रिडक्शन हो जाती है जो कि शुगर मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, जो बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है अब कार्बन की। वाइल वाटर मॉलिक्यूल, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्टेंट साइड पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तभी हमारे पास प्रोडक्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल केमिकली जो है फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस। एट द सेम टाइम इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है उसकी गेनिंग होती है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लूज़ होता है। तो इस तरह ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं साथ साथ इसमें चल रहे हैं। बायोएनर्जेटिकली जो फोटोसिंथेसिस है, इट कैन बी डिफाइंड एज एन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। अब इसमें किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इन विच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दैट इज़ ग्लूकोज। इनकी कन्वर्जन किस में हो रही है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में। हेयर यू कैन सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की, इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वाइल वाटर जो आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी। ओवरऑल ये आपके पास फोटोसिंथेसिस का
रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो फैक्टर्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट अवेलेबल होगी और क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होगा प्लांट्स में, तब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो क्या आएगी हमारे पास, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। बाकी इसको बैलेंस करने के लिए साथ में कोफिशिएंट्स को जो है ऐड कर दिया गया है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किन की इंटरेक्शन हो रही है, किन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस पॉसिबल है। सो इट इन्वॉल्व्स सनलाइट, जो नेसेसरी हमारे पास ज़रूरी फैक्टर्स हैं उसमें सनलाइट आ जाता है। पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, जो इस प्रोसेस को पॉसिबल कर रहे हैं। नेक्स्ट वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग स्टेप वाइज जो है हर एक का रोल पढ़ेंगे कि सनलाइट का क्या रोल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोल ऑफ सनलाइट से। जो सोलर एनर्जी है या जो सन है उसकी लाइट का क्या रोल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट बेसिकली इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस वजह से कहा गया है कि जो लाइट वेव्स जब ट्रैवल करती हैं तो उसमें दो किस्म की फील्ड्स क्रिएट होती हैं एट द सेम टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से सनलाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फॉर्म है एनर्जी की, या रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रेस की फॉर्म में ये इमिट होती है, रिलीज होती है। द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो आपके पास एक फुल रेंज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसको ओवरऑल क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब जो विजिबल लाइट का पोर्शन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो एक स्मॉल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, और उसमें वेवलेंथ की जो रेंज है वो लाई करती है बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मतलब ये 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की रेंज तक की जो वेवलेंथ है दैट इज़ विजिबल टू अस, ठीक है, वो विजिबल लाइट में आ जाती है। और जो रेंज है वेवलेंथ की इट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो हमारे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। Here is the electromagnetic spectrum ओवरऑल दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पर गैमा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी हैं, बट दीज आर नॉट विजिबल, ठीक है, ये आपके विजिबल रेंज में नहीं आती। वेल दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये विजिबल जो है आपके पास लाइट पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग जो है वेवलेंथ की ऑलमोस्ट 350 नैनोमीटर से हुई हुई है टूवर्ड्स 760 770 नैनोमीटर तक, ठीक है। और आपको जो है ये डिफरेंट कलरेशन की फॉर्म में डिफरेंट कलर्स जब विजिबल होते हैं तो ये आपके पास विजिबल लाइट का रीजन है। फिर इसके बाद जो है इंफ्रारेड रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं और ये सारी, लेकिन ये विजिबल नहीं है इंफ्रारेड वगैरह, जस्ट ये स्मॉल पोर्शन जो है ये विजिबल लाइट वेव्स का पोर्शन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, ये जो गैमा रेज हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है यहाँ पर मतलब उसकी वेवलेंथ कम है। ये इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वो इन्वर्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उसकी शॉर्टर होगी। इस तरह से यहाँ जो आपके पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं फर्दर, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब इनकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो गैमा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर एक्स रेज हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज हैं, रेडिएशन है, देन कम्स द विजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट का पोर्शन है ये ज़्यादा इफेक्टिव है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग आगे इसके बारे में ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से कलर की जो वेवलेंथ है, या रेड लाइट हो गया, ब्लू लाइट हो गया, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा करती है क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। यहाँ पर वही विजिबल जो लाइट का पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो दिखाया हुआ है। इस तरफ तो यूवी लाइट रेज थी और इधर इंफ्रारेड रेज थी, ठीक है। इनके अलावा बीच से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो विजिबल लाइट का पोर्शन है। हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वायलेट की है, वायलेट कलर की 400 से लेकर 420 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। इसके बाद इंडिगो कलर आ जाता है, राइट, इसकी वेवलेंथ की रेंज है 420 नैनोमीटर टू 440 नैनोमीटर। देन कम्स द ब्लू कलर लाइट और इसकी वेवलेंथ इट लाइज बिटवीन 440 टू 490 नैनोमीटर। देन ग्रीन 490 टू 570 नैनोमीटर। फिर येलो लाइट आ जाता है,
ठीक है। और इसकी वेवलेंथ आपके पास आ जाती है 570 to 585 नैनोमीटर। देन कम्स द ऑरेंज लाइट, दैट इज़ 585 to 620 नैनोमीटर वेवलेंथ। एंड रेड कलर जो एंड पे आ जाता है दैट इज़ 620 to 780 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अगर देखें, जो वायलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब वेवलेंथ इसकी शॉर्टर होगी। और रेड कलर की तरफ आएँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होगी, राइट। अब इफ़ेक्टिवनेस जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जो विजिबल लाइट में हम लोगों ने देखा है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो बेसिकली डिपेंड करती है इट्स एब्जॉर्प्शन इन प्लांट बॉडी, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है, लाइक लेट्स सपोज अगर ब्लू कलर की लाइट है, उसकी वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन जो है वो प्लांट बॉडी में ज़्यादा होगी या कम होगी। सो उस पर्पस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास बेसिकली ये ग्राफ है विच शोज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग जो हैं रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है। और साथ में जो वेवलेंथ है एक्स एक्सिस पर गिवन होती हैं। और डिफरेंट कलर्स से हमें पता चलता है कि ब्लू कलर की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है फोटोसिंथेसिस में, या रेड कलर की या ऑरेंज की या येलो की। तो इससे हमें पता चलता है कि इफ़ेक्टिवनेस जो है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो किस वाले लाइट की ज़्यादा है, किस वाले वेवलेंथ की ज़्यादा है। सो एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स और शोज दैट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ लाइट्स, ब्लू की वेवलेंथ कितनी है 430 नैनोमीटर और रेड की 670 नैनोमीटर, दे आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू जो हम लोगों ने ग्राफ को स्टडी किया, दोनों की जो है वो पीक पर शो हुई थी। जो वेवलेंथ ब्लू की है और जो रेड लाइट की वेवलेंथ है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई है बाय द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब ये दोनों जो कलर की वेवलेंथ्स हैं, ब्लू एंड रेड लाइट वेव्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। जब ये लाइट्स प्रेजेंट होंगी तब इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब प्लांट जो है वो ज़्यादा फूड प्रिपेयर करेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है। हेयर यू कैन सी जो आपको एक एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ दिखाया हुआ है, इसमें रिलेटिव फोटोसिंथेटिक रेट है एक वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ गिवन है। जो आपके पास वेवलेंथ हेयर यू कैन सी ये पीक है, ठीक है, इसमें इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है जो ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट है। और इधर आप नेक्स्ट लेवल पर देखो तो रेड कलर की जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है फोटोसिंथेसिस में। मतलब ये दोनों लाइट्स वेव्स जो हैं, एक ब्लू कलर में लाइट वेव की इफ़ेक्टिवनेस और रेड कलर में लाइट वेव की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी की अब एब्जॉर्बेंस किस फॉर्म में होती है, प्लांट्स उसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सो लाइट एनर्जी इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं। और कौन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम है क्या? ये क्लस्टर है या आपके पास ग्रुप आ जाता है, एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, ठीक है। पिगमेंट्स जो हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाती हैं जिसको फोटो सिस्टम कहा जाता है। और फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को जो लाइट एनर्जी की फॉर्म है। ये मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जो सोलर एनर्जी से आ रहे हैं, सन से आपको मिल रही हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स लाइक पैकेट्स ऑफ एनर्जी, व्हाट डू दे कॉज, क्या करते हैं ये? दे कॉज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? ये एक्साइटेशन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन द एटम्स ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में तो आपके पास क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ जाएंगे। अब वो किन एटम से बने हैं और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दे लीव द फोटो सिस्टम। जब फोटो सिस्टम को छोड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे, when they will leave the system, the photosystem begin to flow through an electron transport chain and the energy is utilized in the formation of ATP and NADPH2। जब छोड़ देंगे ये फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम आपके पास किस चीज़ से बना हुआ है? न्यूक्लियस है, उसमें शेल्स या ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, लेकिन जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे फोटॉन्स को या पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, देन दे विल बिकम एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी और वो फोटो सिस्टम को
छोड़ के बाहर निकल जाएंगे. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दे लीव द फोटो सिस्टम एंड आफ्टर लीविंग द फोटो सिस्टम दे बिगेन टू फ्लो थ्रू एन ETC, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और जो एनर्जी होगी इस केस में इनकी वो किस चीज़ में यूटिलाइज होगी, यूज़ होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH2 during a process known as chemiosmosis. ये प्रोसेस जो है केमियोस्मोसिस के बारे में हम लोग बाद में ज़रा डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसमें मूवमेंट होती है आयंस की अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है.